हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंस योर साइंस टीचर। साइंस में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर्स में हम लोग काफ़ी टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं। हम लोग कवर कर चुके थे हैप्पी आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज हमारे फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो है क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसकी स्टोरेज करना इम्पोर्टेंट होता है। आइए देखते हैं कि स्टोरेज करने के लिए कैसे स्टोरेज करा जाता है। स्टोरेज ऑफ क्रॉप ग्रेन्स इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। जो स्टोरेज होता है क्रॉप ग्रेन्स का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। If the grains are to be stored for longer period, then they have to be dried up to remove moisture and to protect them from insects, rat and microorganism। हम जो है ग्रेन्स को क्रॉप ग्रेन्स को जब स्टोर करते हैं एक लॉन्गर पीरियड बदे ज़्यादा समय के लिए, तो क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम जो ग्रेन्स हैं उसको ड्राई करते हैं, उससे मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। ड्राई करने का मतलब कि मॉइस्चर्स को रिमूव करना ताकि उसमें नमी ना रहे, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, और जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी वगैरह जो लगते हैं, उन सारी चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और सम टाइम मेटेलिक कंटेनर्स। जो फार्मर्स हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग्स, जूट की बोरी में स्टोर करते हैं, और सम टाइम्स उसे मेटल के कंटेनर्स में भी उसे स्टोर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये है जूट बैग और ये है मेटल कंटेनर। तो इन सब में जो है वो फार्मर्स स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। एट होम वुमेन पुट ड्राइड नीम लीव्स वाइल स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। और घरों में जो औरतें होती हैं वो मतलब फूड ग्रेन्स को स्टोर जब करती हैं तो उसमें सूखी नीम की पत्तियों को भी रखती हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स आर गिवन केमिकल ट्रीटमेंट बिफोर स्टोरिंग इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उसको स्टोर करने से पहले। जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट मतलब कि जैसे जो केमिकल दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि सल्फास वगैरह का यूज करते हैं फार्मर्स जब बड़ी मात्रा में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो ये केमिकल ट्रीटमेंट होता है। तो स्टोर करने का मतलब होता है ये कि क्रॉप ग्रेन को, जो फसल के दाने होते हैं उन्हें बचाना, उन्हें स्टोर करके रखना और उन्हें ख़राब होने से बचाना, यही मतलब होता है स्टोरेज का। सो स्टोरेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका यूज हमें लॉन्ग टाइम तक करना होता है, इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। The form of agriculture that relies on crop rotation, green manure, compost, biological pest control and mechanical cultivation to maintain soil productivity and control pest is called ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए जो हम काम करते हैं, जिन चीज़ों का हम यूज करते हैं वो कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे क्या क्या हम करते हैं, क्रॉप रोटेशन। पिछली क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस लास्ट क्लासेस हमने पढ़ी थी, उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन। क्या होता है क्रॉप रोटेशन, आइए हम एक बार जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि जब हमारी सॉइल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी उसका फिर से मेंटेन करने के लिए हम उसे एक सीज़न के लिए क्रॉप का वहाँ पे उत्पादन
रोक देते हैं और उस प्लॉट को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पे जो क्रॉप रोटेशन होता है या जो हम ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं, जो मैन्योर यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, कंपोस्ट का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और मैकेनिकल कल्टीवेशन, जैसे कि खेत की जुताई वगैरह करते हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए, इन सब चीज़ों को जो हम करते हैं यही कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट एक्सक्लूड्स और मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स और एनी केमिकल। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र्स का और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स जैसे कि हम लोग यूरिया और सल्फ़र वगैरह का जो यूज़ करते हैं, इसका यूज़ को ये कम करता है, इसके यूज़ को ये कम करता है और हमारे मतलब कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल्स। लाइक प्लांट्स, एनिमल टू आर इक्वली बेनिफिशियल फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिट कराते हैं हमें डिफरेंट टाइप के फूड प्रोवाइड करने में। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज यूजुअली कंज्यूम फिश एज देयर मेन पार्ट ऑफ डाइट। जो कोस्टल्स एरिया होते हैं यानी कि जो मतलब कि समुद्री पोर्शन होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके डाइट मतलब खाने का जो मेन पार्ट होता है वो मछली को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कलकत्ता साइड में होता है, कलकत्ता साइड में, मुंबई साइड में, जहाँ पे मतलब समुद्री पोर्शन है, कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। तो वहाँ के लोग अपने पार्ट में डाइट में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फिश को। The animals reared at home or on farm should be provided with sufficient food, proper shelter and care। और आप देखते हैं कि जो घरों में पाले जाते हैं एनिमल्स, जैसे कि गाय, मुर्गी, बकरी, बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह के लोग तरह तरह के रियर करते हैं एनिमल्स को। तो ये जो है हमें सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करते हैं, जिनको कि प्रॉपर शेल्टर में पाला जाता है और उनका केयर किया जाता है। जैसे कि गाय या भैंस वगैरह हम लोग के घरों में रखे जाते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। इस तरह से ये हमें मतलब कि सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करते हैं। आइए हम बात करते हैं अब आगे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द मैनेजमेंट, ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कि घरेलू एनिमल्स होते हैं, और उन एनिमल्स की मैनेजमेंट करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। मतलब कि जैसे हम लोग गाय वगैरह पालते हैं घरों में, गाय बकरी सब लोग पालते हैं, तो इन सब का मैनेजमेंट करना, मतलब कि घरेलू एनिमल्स का केयर करना और उनकी देखभाल करना ही कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। आइए अब बात करते हैं पोल्ट्री एनिमल्स क्या होता है। तो पोल्ट्री एनिमल्स लाइक हेंस एंड डक्स आर अ सोर्स ऑफ एग्स एंड मीट। जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं इनमें आते हैं हेंस एंड डक्स, मतलब मुर्गी और बतख आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सोर्स होते हैं एग्स और मीट का, मतलब अंडे और मीट का ये सब सोर्स होता है हेंस और डक, जो कि पोल्ट्री एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। फिश एंड अदर वेराइटीज ऑफ सी फूड आर अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड। जो मछली होती हैं और जो दूसरे समुद्री फूड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रियस मतलब न्यूट्रियस फूड होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं फिश और अदर सी फूड में। फिश इज ए सोर्स ऑफ ऑयल, फर्टिलाइजर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो फिश होता है वो
सोर्स ऑफ ऑयल, ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है फिश में, ऑयल पाई जाती है, फर्टिलाइज़र भी होते हैं और ये अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी इनसे फिश से क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं। गोट एंड शीप आर मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स, जो बकरी और भेड़ होती हैं ये मीट को प्रोवाइड करती हैं, मांस को ये प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स होते हैं। हनी बीज प्रोड्यूस हनी फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर, जो हनी होते हैं, हनी बीज होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, वो हनी प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर के नेक्टर से, मतलब कि फूल के जूस से ये हनी को प्रोड्यूस करते हैं। काउज एंड गोट आर अ सोर्स ऑफ मिल्क, और गाय और जो बकरी होती हैं ये मिल्क के सोर्स होते हैं, मतलब कि ये दूध की उत्पादन अच्छी देते हैं। तो ये हो गया पोल्ट्री एनिमल्स, ये सारे कहलाते हैं पोल्ट्री एनिमल्स। हाँ, और अब हम बात करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कैसे करें और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं। Population of India is increasing at a very fast pace and it has already across the 1.25 बिलियन मार्क। जो इंडिया की पॉपुलेशन है मतलब जो जनसंख्या है इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये आज के समय में ये लगभग 1.25 बिलियन मार्क, मतलब कि 1.25 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब कि ये है कि लगभग 125 करोड़ से ऊपर की आज हमारे भारत की जनसंख्या हो चुकी है, लगभग 125 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। To meet the requirement of such a large population, it is essential to increase food production in our country। और हम जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की ज़रूरत भी हमारे कंट्री में ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की ज़रूरत तो होगी ही। तो इस पॉपुलेशन को देखते हुए हमें अपने जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। बिसाइड्स एडॉप्शन ऑफ एबव डिस्कस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फूड प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस बाई, मतलब कि इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमने अभी डिस्कस किया उसके आधार पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने सीखी अभी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को हम यहाँ पे कुछ टॉपिक और दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने फूड मतलब कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़, मतलब कि हम जो हाई यील्डिंग जो कि पैदावार वैसे फसल की वेराइटीज़ यूज़ करें जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ, जैसे कि जो हाइब्रिड्स वगैरह की खेती होने लगती हैं, होने लगी हैं, हाइब्रिड्स धान वगैरह की पैडी की खेती, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, धान की फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। इवॉल्विंग हाई यील्डिंग डिसीज़ रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, मतलब कि हाई यील्डिंग मतलब कि ज़्यादा पैदावार वाली चीज़ें, डिसीज़ रेजिस्टेंट और उनसे होने वाली उसमें जो फसल को नुकसान पहुंचती है, वे सारे पेस्ट वगैरह रेजिस्टेंट यूज करके वैरायटी का उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। इवॉल्विंग वेराइटीज़ दैट मैच्योर इन शॉर्ट ड्यूरेशन, और ऐसी वैरायटीज़ का यूज़ करना जो कि कम समय में ही पैदा हो जाए, कम समय में ही पैदावार बढ़ जाए। जैसे कि 3 से 4 महीने में हमारी जो क्रॉप रोटेशन होती है 3 से 4 महीने की होती है, पहले जो होती थी ज़्यादा समय की होती थी, 5 महीने की होती थी, जिसको कि कम कर दिया गया है, 3 से 4 महीने में कर दिया गया है। तो इस तरह की वैरायटीज़ का यूज करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, और प्लांट्स क्रॉप की जो प्लांट्स है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यही जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट।
ये तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कैसे हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए वो है सिलेक्शन। हमें सिलेक्शन करना होता है। क्रॉप वेराइटीज दैट गिव हायर yields and that are resistant to diseases and pests are selected and multiplied। जो है सिलेक्शन, हमें क्या करना होता है, हमें सिलेक्शन ये करना होता है कि हम कौन सी क्रॉप को मतलब चूज़ करें, सिलेक्ट करें कि उसकी जो पैदावार हो वो बहुत ज़्यादा हो और बहुत ठीक ज़्यादा हो, और उसमें जो है पेस्ट वगैरह का ऐसा हम सिलेक्ट करें कि वो उसकी पैदावार को बढ़ाती चली जाए, मतलब कि एक लार्ज स्केल पे पैदावार उसकी हो। इंट्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व the transfer of plants varieties with desired characters from one place to other or from different part of the world। मतलब कि हम उसे जो है वो हर जगह पे उसे ऐसे क्रॉप का हम यूज करें जिसका हम यूज मतलब प्रोडक्टिविटी हर एक क्षेत्र में कर सकें। यही होता है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब सब जगह उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग, by crossbreeding two varieties with different desirable character, new hybrid varieties are developed by agriculture scientists। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम, या क्रॉस ब्रीडिंग, दोनों एक ही वर्ड है, ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। और इससे क्या होता है कि जब दो वेराइटीज़ के क्रॉप्स को मिला करके एक नई वेराइटीज़ को तैयार किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है तैयार करने का, यही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस ब्रीडिंग। और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया जा चुका है, जिसका कि हमें फ़ायदा मिल रहा है। आइए अब देखते हैं हाउ इज़ क्रॉस ब्रीडिंग कैरिड आउट इन प्लांट्स, किस तरह से हम क्रॉस ब्रीडिंग प्लांट्स में किया जाता है, इस बारे में हम बात करते हैं। In cross-breeding technique, anthers are removed from flower of one variety of plants। मतलब कि क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि एक प्लांट्स के फ्लावर से एंथर्स को रिमूव किया जाता है। पॉलेन्स फ्रॉम अदर वेराइटी आर ट्रांसफर्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर। These flowers are then covered with plastic bag to prevent pollen from other sources। The seeds formed in such flower are hybrid and give rise to hybrid plants that have characters of both the parent plants। The process of cross-breeding is repeated for several generations to ensure that the desired characters have become stabilized in the new hybrid variety। देखिए यहाँ पे दो फ्लावर्स जो होते हैं उनसे जो है एंथर्स को रिमूव किया जाता है और फिर उन्हें एक प्लास्टिक बैग में रख के वहाँ पे सीड्स को फॉर्म किया जाता है, जिससे कि एक नई वैरायटी का प्लांट्स तैयार होता है, और जिनमें कि दोनों जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो उस नए प्लांट्स में दिखाई देते हैं, और यही कहलाता है न्यू हाइब्रिड वैरायटी। तो इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है और अच्छे क्वालिटी के जो हैं क्रॉप्स वो जनरेट किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा कल के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इस टॉपिक को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कल अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।